हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ डेली लाइफ में प्रैक्टिकल में यूज होने वाली यूनिट की का डिस्कशन किया था, जिसमें एरिया की यूनिट, मास की यूनिट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम कुछ टाइम की यूनिट को और कुछ हम एरिया की यूनिट, प्रेशर की यूनिट को डिस्कस करेंगे। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन फ्यूचर के लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो हमारे प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। हमें सबसे पहले टाइम की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात करनी है। किसकी? टाइम के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात करनी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें सोलर डे की। किसकी बात करेंगे? सोलर डे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोलर डे क्या होता है, सोलर डे को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वन सोलर डे की वैल्यू कितनी होती है। देखिए, नाम से ही क्लियर है, सोलर मतलब होता है सन, डे मतलब होता है डे। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी अर्थ है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक रोटेशन जितने टाइम में सन के रेस्पेक्ट में कंप्लीट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पर एक वन रोटेशन जितने टाइम में सन के रेस्पेक्ट में करती है, उसे हम बोलते हैं वन सोलर डे। क्या? वन सोलर डे का मतलब ये हो गया कि वह टाइम जितने टाइम में अर्थ अपने एक्सिस पर वन कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है सन के रेस्पेक्ट में, उसे हम वन सोलर डे कहते हैं। और वन सोलर डे की वैल्यू 24 आवर्स होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? टाइम टेकन बाय द अर्थ इन वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन। मतलब सन के रेस्पेक्ट में अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक राउंड रोटेट करने में जितना टाइम लगता है, उसे हम वन सोलर डे कहते हैं। और ये वन सोलर डे 24 आवर्स के इक्वल होता है। ये रहा सोलर डे के डिफिनेशन। अगला अगला है आपका सिडरल डे। क्या है? सिडरल डे। ये है सिडरल डे। अब सिडरल डे जो डिफाइंड होता है वो सन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, कोई दूसरे स्टार के रिस्पेक्ट में होता है। आपका जो है कोई हम दूसरा स्टार कंसीडर करते हैं। देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो ये अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। किसी बहुत दूर जो स्टार है उसके रेस्पेक्ट में हम अर्थ को देख रहे हैं। तो अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने पर एक्सिस पर जितना टाइम लगेगा इस स्टार के रेस्पेक्ट में, उससे हम बोलते हैं सिडरल डे। एक सिडरल डे की वैल्यू एक सोलर डे से थोड़ी कम होती है, एक सिडरल डे की वैल्यू एक सोलर डे से थोड़ी कम होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में किसी एक दूर स्टार या डिस्टेंट स्टार के रेस्पेक्ट में जितना टाइम लगता है, उसे वन सिडरल डे कहते हैं। अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में किसी दूर स्टार के रेस्पेक्ट में जो टाइम लगता है, उसे हम वन सिडरल डे कहते हैं। द टाइम टेकन बाय अर्थ इन वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस with respect to a distant star is called a sidereal day। एक सिडरल डे की वैल्यू सोलर डे से थोड़ी कम होती है, ठीक ना, ये स्मॉलर होता है। तो डिफिनेशन इसकी ये हो गई। अब हम बात करते हैं सोलर एयर की। किसकी? सोलर एयर की। ये सोलर डे था, ये सोलर एयर है। सोलर एयर कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है। तो अर्थ को सन के चारों ओर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, अर्थ को सन के चारों ओर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अपनी ऑर्बिट में जितना टाइम लगता है वो वन सोलर ईयर कहलाता है।
अर्थ को सन के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में वन कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है वो 1 सोलर ईयर कहलाता है। कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मीन्स सन के चारों ओर अर्थ को अपने ऑर्बिट में, ये उसका ऑर्बिट है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो 1 सोलर ईयर कहलाता है। 1 सोलर ईयर की वैल्यू जो होती है 365.25 आपका एवरेज सोलर डे होती है। 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। अब ये एवरेज सोलर डे क्या होता है? पूरे ईयर के जितने सोलर डे हैं उनको ऐड कर लिया जाए उस टाइम को, और उसको नंबर ऑफ सोलर डे से डिवाइड कर दो तो वो आता है एवरेज सोलर डे। क्या आता है? एवरेज सोलर डे आता है। पूरे ईयर के जितने सोलर डे हैं मीन्स उनको ऐड करके उस टाइम को और नंबर ऑफ डे से डिवाइड कर दिया जाए तो जितना आता है वो एवरेज सोलर डे कहलाता है। तो 1 सोलर ईयर होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। 1 सोलर ईयर होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। अब यहाँ पर देखिए 1 सोलर ईयर जो है इसमें 2.25 1/4 डे एक्स्ट्रा है। तो हर एक 4th ईयर में, हर एक चौथे साल यही बढ़ करके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसमें 1 ईयर 366 डे का होता है और उसमें फरवरी 29 डे की होती है। 1 सोलर ईयर होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। और यह 1 सोलर ईयर होता है 366.25 ये एवरेज सिडरल डे। ये क्या है? सिडरल डे। ये क्या है? सिडरल डे। तो 1 सोलर ईयर 366.25 एवरेज सिडरल डे है और 1 सोलर ईयर जो है 365.25 एवरेज सोलर डे है। तो सिडरल डे थोड़ा छोटा होता है, इसलिए देखिए सिडरल डे में 366.25 है एवरेज सिडरल डे, और सोलर डे बड़ा होता है इसलिए 365.25 एवरेज सोलर डे है। और दोनों में देखिए ये 0.25 डे मतलब 1/4 डे एक्स्ट्रा है। तो हर एक 4 साल के बाद या 4 ईयर के बाद यही एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसमें फरवरी 29 की हो जाती है और उस सोलर ईयर को लीप ईयर हम बोलते हैं। देखिए अगला है ट्रॉपिकल ईयर। क्या होता है? ट्रॉपिकल ईयर द ईयर कंटेनिंग टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। अब ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? कुछ ऐसे ईयर होते हैं जिसमें एक लूनर इक्लिप्स होता है, एक सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स वो होता है जिसमें पूरा का पूरा सन कवर हो जाता है, ढक जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता, अर्थ पर अंधेरा आ जाता है, उसको टोटल सोलर इक्लिप्स डे कहते हैं। तो वो ईयर जिसमें एक कंप्लीट सोलर इक्लिप्स पड़ता है उससे हम ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। तो वो ईयर जिसमें एक कंप्लीट सोलर इक्लिप्स पड़ता है, जिसको आप सूर्य ग्रहण बोलते हो हिंदी में, उसे हम जो है ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। अगला है लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर में 2 बातें होती हैं। हमने बताया देखिए 1 सोलर ईयर में 365.25 डे है, यहाँ 1/4 डे एक्स्ट्रा है। तो हर एक चौथे साल 4th ईयर ये 1/4 डे मिलकर के 1 डे हो जाता है, तो 1 डे इंक्रीज हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ये 1 ईयर हो जाता है 366 डेज का, और उस ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है, उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर की 2 खास बातें होती हैं। अगर लीप ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दो तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो ईयर टू जो 4 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट और रिमाइंडर उसका 0 बचे उसे लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2020 है, अब इसको आप 4 से डिवाइड करिए, 4 5 या 20, 4 5 या 20 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें फरवरी 29 की होगी, तो ये लीप ईयर होगा। मीन्स जो ईयर आपका कंप्लीट 2012, तो 4 5 या 20, 4 3 या 12, ये कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें फरवरी 29 की होगी। तो जो ईयर कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाए उससे हम, और उसमें फरवरी 29 की होती है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं, उसमें हम लीप ईयर कहते हैं। इसे और
ये ऐसा इसलिए होता है कि 1 सोलर डे में 365.25 डेज हैं, तो यही जो 1/4 डे है ये हर 4th ईयर 1 डे एक्स्ट्रा कर देता है, तो वो आपका 29 डे का उसमें फरवरी हो जाता है, और अदर ईयर में फरवरी 28 डे का होता है। इसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। अब अगला है लूनर मंथ किसे कहते हैं। लूनर मंथ देख लीजिए। लूनर मंथ देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये मून है, ये मून की ऑर्बिट है। तो जितने टाइम में मून अर्थ के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे हम लूनर मंथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लूनर मंथ। वो टाइम जितने टाइम में मून अर्थ के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में एक राउंड कंप्लीट करता है उस टाइम को हम लूनर मंथ कहते हैं। ये 27.3 डेज का होता है। ये 27.3 डेज का होता है। तो द टाइम टेकन बाय द मून to complete one revolution around the earth in its orbit is called one lunar month। मीन्स मून को अर्थ के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लूनर मंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर मंथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टाइम की। अगला टाइम है सेक। देखिए ये क्या है? सेक। तो सेक क्या होता है? देखिए सेक, या CHAKE, सेक का मतलब क्या होता है? आप देखिए, इधर देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये के एनर्जी लेवल है, ये एल एनर्जी लेवल है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर के एल एम एन एनर्जी लेवल होते हैं, और इन के एल एम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है बाहर से तो ये किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप कर जाता है। मान लो के एनर्जी लेवल से यल में जंप कर गया। जब ये के से यल एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है तो वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। उसके बाद फिर ये वापस अपना यल सेल से के सेल में चले आता है। तो ये जो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और ये जो लाइट निकलती है, जो आपको विजुअल लाइट मिलती है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मिलती है। और इसमें जितना टाइम लगता है उसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं एटम का, और ये होता है 10⁻⁸ सेकंड, जिसे 1 सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेक कहते हैं। तो 1 सेक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टाइम होता है। जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वापस लौट आता है उसे 1 सेक कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁸ सेकंड होती है। और यही बात अगर हम न्यूक्लियस के अप्लाई करें कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी ट्रांजिशन होता है, तो न्यूक्लियर के अंदर जो ट्रांजिशन होता है उसमें 10⁻⁻12 सेकंड लगते हैं। जबकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उसमें 10⁻⁸ सेकंड लगते हैं। इसको 1 सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि हमने कई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया था। हमने आपको बताया था कि a set of base unit and derived unit is called system of unit। मीन्स हम एक ऐसा यूनिट का ग्रुप ले लें जिसमें बेस यूनिट भी हो और डेराइव्ड यूनिट हो, तो ऐसे सिस्टम ऐसे ग्रुप ऑफ यूनिट को सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। जैसे MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये डिफरेंट जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेड है, जो चल रही है, जिसको साइंटिफिक वर्क में यूज किया जाता है, कमर्शियल वर्क में यूज किया जाता है, वो SI सिस्टम है। क्या है? SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम के क्या फायदे हैं, SI सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं, SI सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ द SI सिस्टम। क्या एडवांटेज ऑफ द SI सिस्टम? तो SI सिस्टम के एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्या है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। आप सोच रहे हैं वो ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? कोहेरेंट सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं
जिस सिस्टम में बेस यूनिट को यूज करके जितनी डेराइव्ड यूनिट हैं उनकी यूनिट को हम ऑब्टेंड कर सके। मीन्स ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें बेस यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम जितनी डेराइव्ड यूनिट हैं उनकी यूनिट को प्राप्त कर लें, उसे हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैकेनिक्स में एमकेएस सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम माना जाता है। रीजन क्या है कि एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इन तीनों का यूज करके मैकेनिक्स में जितनी और क्वांटिटी है, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, इन सब की यूनिट को हम डिराइव कर सकते हैं, इन सब की यूनिट को हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। इसलिए एमकेएस सिस्टम मैकेनिक्स में कोहेरेंट सिस्टम मानी जाती है। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें डेराइव्ड यूनिट्स, जिसमें बेस यूनिट के हेल्प से जितनी डेराइव्ड यूनिट हैं उनको हम ऑब्टेंड कर सकें, उनको हम राइट कर सकें। कैसे? बेस यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो उसे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये एमकेएस जो है मैकेनिक्स में कोहेरेंट सिस्टम यूनिट मानी जाती है। और ये जो एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ये सभी ब्रांचेज में फिजिक्स के इसको कोहेरेंट माना जाता है, क्योंकि फिजिक्स की सभी ब्रांचेज में जितनी भी क्वांटिटी हैं उनकी यूनिट को हम एसआई सिस्टम में जो बेस यूनिट है इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनके प्रोडक्ट और डिवीजन के द्वारा सारी डेराइव्ड यूनिट को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एसआई सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाता है फिजिक्स की सभी ब्रांच के लिए। तो ये रही डिफिनेशन कोहेरेंट यूनिट की। तो एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट का यूज करके बाकी सभी यूनिट को आसानी से डिराइव्ड किया जा सके, उसे कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। और मैकेनिक्स के लिए ये एमकेएस सिस्टम कोहेरेंट मानी जाती है, और पूरी फिजिक्स की सभी ब्रांच के लिए ये एसआई सिस्टम मानी जाती है। तो एसआई सिस्टम में एक पहली खास बात यह है कि ये कोहेरेंट सिस्टम होती है फिजिक्स की सभी ब्रांच के लिए। दूसरी इसके अंदर क्या है? दूसरा है इसके अंदर रेशनल सिस्टम है। क्या है? रेशनल सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है। अभी हमने आपको कोहेरेंट सिस्टम का मतलब तो हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब ये रेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है कि जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज की जाए, एक से ज्यादा यूनिट ना यूज की जाए, उसे हम रेशनल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलो हम एग्जांपल देके बताते हैं। अगर हम एमकेएस सिस्टम में बात करें तो एमकेएस सिस्टम में एनर्जी के लिए आपको जूल यूज किया जाता है, हीट के लिए कैलोरी यूज की जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलोवाट आवर यूज किया जाता है सब एनर्जी, लेकिन सबके लिए अलग अलग यूनिट का यूज किया जाता है। तो ये रेशनल सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप एसआई यूनिट की बात करो तो उसमें चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, सबके लिए केवल जूल का ही यूज किया जाता है। तो ये क्या है? रेशनल सिस्टम है। तो रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसे कहते हैं जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट यूज की जाए, एक से ज्यादा यूनिट ना यूज की जाए, एक से ज्यादा यूनिट ना यूज की जाए। तो एसआई सिस्टम जो है ये आपकी एक रेशनल सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज की जाती है, एक से ज्यादा नहीं। जबकि अदर जो यूनिट है जैसे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, वहां पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट की यूज की जाती है। अभी हमने एग्जांपल दिया, हीट के लिए कैलोरी, एनर्जी के लिए जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलोवाट आवर। तो अलग है एनर्जी सभी, लेकिन यूनिट अलग अलग है। तो ये रेशनल सिस्टम नहीं है। तो हमारा जो एसआई सिस्टम है ये रेशनल सिस्टम है। ओके, ये बड़ा फायदा है इसका हमें। अगला है ये मेट्रिक सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे मेट्रिक सिस्टम किसे कहते हैं? मेट्रिक सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें 10 से छोटी क्वांटिटी को 10 के निगेटिव पावर में राइट कर ले, उन्हें हम बोलते हैं सब मल्टीपल ऑफ 10। जैसे सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, आपका नैनो है, पिको है, ये 10 की निगेटिव पावर है, इनको सब मल्टीपल बोलते हैं 10 का। और जो 10 से बड़ी क्वांटिटी है जैसे आपका डेका है, हेक्टो है, किलो है, मेगा है, टेरा है, पेटा है, इक्सा है, एटो है, ये जो 10 से बड़ी पावर है इनको मल्टीपल्स बोलते हैं। तो मीन्स
वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें 10 से छोटी क्वांटिटी को 10 के सब मल्टीपल में और 10 से बड़ी क्वांटिटी को 10 के मल्टीपल्स के रूप में राइट किया जा सके, और जिसमें डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाए, डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाए, उसे मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। तो हमारी जो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट है ये मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि इसमें 10 से छोटी और 10 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम 10 के निगेटिव और पॉजिटिव पावर, 10 के मल्टीपल्स और 10 के सब मल्टीपल्स का यूज करते हैं। ये इसका अगला एक्स्ट्रा एडवांटेज है। अगला क्या है, ये एब्सोल्यूट यूनिट है। क्या है ये? एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया इसमें अलग अलग प्रैक्टिकल यूनिट नहीं यूज की जाती हैं। जैसे आपके ग्रेविटेशनल में देखिए फोर्स के लिए ग्राम वेट का यूज किया जाता है, ग्राम फोर्स का यूज किया जाता है, केजी वेट का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट जो ये SI सिस्टम में फोर्स के लिए हमेशा न्यूटन यूज किया जाएगा, चाहे वो वेट हो, चाहे वो आपका फोर्स हो, चाहे वो थ्रस्ट हो, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, सबके लिए जो है वो आपका न्यूटन का ही यूज किया जाएगा। तो एब्सोल्यूट यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें हम प्रैक्टिकल यूनिट को जगह नहीं देते हैं, सबके लिए एक ही हम यूज करते हैं, वो ये एब्सोल्यूट यूनिट कहलाती है। जैसे फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट न्यूटन है यहाँ पर। अब वो फोर्स चाहे वेट की वजह से होगा, चाहे वो आपके द्वारा अप्लाई किए एग्जर्ट्स की वजह से होगा, चाहे थ्रस्ट होगा, हमेशा वो न्यूटन ही कहलाएगा। अगला है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ये जो हमारी SI सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है, हर कंट्री में यूज की जाती है, हर साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, हर सोसाइटी के द्वारा यूज की जाती है। तो हमें अपने साइंटिफिक नॉलेज को कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये रहा एडवांटेज ऑफ द SI सिस्टम। एक बार मैं फिर बता दूं आपको, सबसे पहले SI सिस्टम ऑफ यूनिट को कोहेरेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी डेराइव्ड यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके राइट कर सकते हैं। दूसरा, इसको रेशनल माना जाता है। रेशनल इसलिए माना जाता है कि इसमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी, केवल एक ही यूनिट है, एक से ज़्यादा यूनिट नहीं है। जैसे चाहे जितने टाइप की एनर्जी हो सबके लिए जूल ही यूज किया जाता है। तीसरा, ये आपकी मेट्रिक सिस्टम कहलाती है, मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। उसका रीजन ये है कि जो 10 से छोटी क्वांटिटी है, 10 से बड़ी क्वांटिटी है, उनके लिए हम जो है सब मल्टीपल और मल्टीपल का यूज करते हैं, 10 की निगेटिव और पॉजिटिव पावर का यूज करते हैं, और डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं, इसलिए मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाती है। अगला ये एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब इसमें प्रैक्टिकल यूनिट को स्थान नहीं दिया जाता, चाहे लाइट ईयर है, ग्रेविटेशनल वेट यूनिट है, इसमें केवल एक सिंगल यूनिट को स्थान दिया जाता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। अगला ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में चलती है, सभी कंट्रीज को फॉलो करते हैं। ये जो है एडवांटेज है हमारे SI सिस्टम के, इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस देंगे कि आप जब भी आज से फिजिक्स राइट करना, हमेशा SI सिस्टम का ही यूज करना, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अपने आंसर राइट करने में, अपने फिजिक्स के बिहेवियर में आप SI सिस्टम को ही फॉलो करना। ओके, अब एक बात और है, ठीक है ना, कि इस SI सिस्टम को राइट करने के लिए हमारी साइंस कम्युनिटी ने कुछ रूल्स डिसाइड किए हैं, कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की हैं। अगर उनको हम जानते रहेंगे तो हमें राइट करने में ज़्यादा इजी होगा, हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमारे लिए डिसाइड कर रखा है, वो हमें थोड़ा जान लेना जरूरी है। चलो देखते हैं ये कौन से कुछ रूल्स हैं। ये 5 रूल्स हैं। देखिए, पहला है फॉर सिंबल्स स्मॉल लेटर्स आर यूज। मतलब जब हम SI सिस्टम में कोई भी यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे मीटर लिखना है स्मॉल m लिखेंगे, अगर हमें कैंडिला लिखना है स्मॉल CD लिखेंगे, अगर हमें मोल लिखना है स्मॉल m लिखेंगे, हमें सेकंड लिखना है स्मॉल s लिखेंगे। तो मीन्स हमें SI सिस्टम में किसी भी यूनिट के सिंबल को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है ना, उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे। जैसे आपने 10 मीटर लिखा तो आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आपने 20 सेकंड लिखा तो आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आपने 20 किलोमीटर लिखा तो आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, आपने 20 जूल लिखा तो आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। मीन्स SI सिस्टम में किसी यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। अगला रूल क्या है, इनिशियल लेटर कैपिटल लेटर से होता है अगर वो साइंटिस्ट के नेम पर है। अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए रखी गई है, जैसे एम्पियर है
एम्पियर को क्रेडिट देने के लिए, कूलाम है कूलाम को क्रेडिट देने के लिए, केल्विन है लॉर्ड केल्विन को क्रेडिट देने के लिए, जूल है जूल साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए, न्यूटन है सर आइजैक के क्रेडिट के लिए। जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई हैं उनका जब आप सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उनका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। जैसे आप न्यूटन को शॉर्ट में लिख रहे हैं तो कैपिटल एन लिखेंगे, कूलाम को सिंबल में लिख रहे हैं तो कैपिटल सी लिखेंगे, एम्पियर को आप सिंबल में लिख रहे हैं तो कैपिटल ए लिखेंगे। तो जब भी कोई यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है उसको हम सिंबल में राइट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल में राइट करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल का होगा। अगला रूल क्या है, फुल नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर। जब किसी यूनिट का फुल नेम लिखते हैं, जैसे न्यूटन लिख रहे हैं NEWTON, तो यन कैपिटल से नहीं रहेगा, यन स्मॉल से रहेगा। हम मीटर लिख रहे हैं METRE, तो यम स्मॉल से रहेगा। तो जब भी किसी यूनिट का फुल नेम लिखते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पर हो चाहे गैर साइंटिस्ट के नाम पर हो, तो वो हमेशा पूरा का पूरा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। लेकिन अगर सिंबल में लिख रहे हैं और वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तब वो कैपिटल में रहेगी। अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है और सिंबल में लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में रहेगी। अगला, सिंबल डू नॉट टेक्स द प्लूरल फॉर्म। जो यूनिट के सिंबल है उनका प्लूरल कभी नहीं लिखते हैं। जैसे 10 मीटर को मीटर से नहीं लिखते हैं, 100 सेकंड को सेकंड से नहीं लिखते हैं। मतलब जो सिंबल है उसका प्लूरल नहीं होता है। अगर मीटर है तो मीटर ही लिखेगा, एमएस नहीं लिखेंगे। सेकंड है तो यस ही लिखेंगे। अगर हम जो है आपका किलोमीटर है तो किलोमीटर नहीं लिखेंगे, किलो KMS नहीं लिखेंगे, किलोमीटर ही KM ही लिखेंगे। तो सिंबल्स का प्लूरल नहीं लगाते। हाँ, फुल नेम लिख रहे हैं तो प्लूरल लिख सकते हैं, 100 मीटर से लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिखेंगे तो 100 मीटर लिखेंगे, EMS नहीं लिखेंगे। हम 100 सेकंड से लिख सकते हैं, पूरा नाम लिखेंगे, लेकिन वैसे लिखेंगे तो स्मॉल एस लिखेंगे। तो जब हम सिंबल में लिखेंगे तो प्लूरल नहीं यूज करेंगे। अगर वैसे हम फुल नेम लिख रहे हैं तो हम उसका प्लूरल यूज कर सकते हैं। जैसे हम 100 न्यूटन से लिख सकते हैं NEWTONS, लेकिन वैसे लिखेंगे तो 100 कैपिटल एन लिखेंगे। ये रहे कुछ आपके गाइडलाइंस जो है SI सिस्टम को राइट करने में। हम एडवाइस देंगे अपने स्टूडेंट्स को, आप इसको जरूर फॉलो करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, और इसकी वजह से हमारे फिजिक्स में ब्यूटी नहीं आ पाती है। तो अब आपको आगे बढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, IITian बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे चल के प्रोफेसर बनना है, तमाम बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाना है। तो आपको इन रूल्स को, इन गाइडलाइन को जरूर फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए जो है आपके फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर UK मिश्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है बेटा। अब चलिए हम कुछ और डिस्कस कर लें। अब हम बात करते हैं प्रेशर की यूनिट के विषय में। अब आपको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ब्लेज पास्कल का नाम पर पास्कल कहते हैं। इसको ब्लेज पास्कल के नाम पर, जिन्होंने कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था, पास्कल कहते हैं। इसका सिंबल PA होता है। देखिए पहला लेटर कैपिटल रहेगा, PA होता है, इसको PA बोलते हैं। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। ये इनमें रिलेशन होता है। ये SI यूनिट है। अब अदर यूनिट बार यूज की जाती है। क्या? बार यूज की जाती है। अब 1 बार इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 बार इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस बात को याद रखना, न्यूमेरिकल में ये मोस्टली हम लोग यूज करेंगे। अगला है 1 टार। टार की TORR। अगला यूनिट है टार। ये टार जो है टॉरिस सेलिस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। ये टार जो है वो टॉरिस सेलिस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है। 1 टार कितना होता है? 1 मिलीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम ले लें बैरोमीटर में। 1 मिली हाइट का मरकरी कॉलम ले लें बैरोमीटर में, उसका जितना प्रेशर होगा P इक्वल टू HDG से, वो प्रेशर कहलाएगा 1 टार। मतलब 1 मिलीमीटर मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होता है वो 1 टार कहलाता है। टार जो है टॉरिस सेलिस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है।
P बराबर एच डी जी फार्मूले से आप H जो है 1 मिलीमीटर ले लीजिए, D मरकरी की डेंसिटी ले लीजिए, G 9.8 ले लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो 1 टार की वैल्यू हो जाएगी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट के इक्वल होता है, या 760 मिलीमीटर मरकरी की हाइट के इक्वल होता है। और इसको हम P इक्वल टू एच डी जी से निकालते हैं। एच आप ले लीजिए 0.6 मीटर और 0.76 मीटर, डी मरकरी की डेंसिटी ले लीजिए 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जो है मीटर क्यूब, और जी ले लीजिए 9.8, तो जो आएगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बार है, टार है, एटीएम है, पास्कल है, ये सब प्रेशर की डिफरेंस यूनिट है, इनको याद रखना है, जिनमें एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। पास्कल से बड़ी यूनिट किलो पास्कल होती है, 1 किलो पास्कल 10⁻³ पास्कल होता है। अगला मेगा पास्कल होता है, मेगा पास्कल होता है 10⁻⁶ पास्कल होता है। तो ये आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं जो आपके काम आएंगी, इनको लर्न रखना है और न्यूमेरिकल में ये यूज कर लेना है, फिर आप अदर स्टूडेंट से लीड कर जाएंगे। ओके, आपको जाकर के फिजिक्स जीनियस चैनल को सुनना है और फिर जरूर सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट।